लास्ट वीडियो में मैंने एक बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन किया हुआ था। बॉयल्स लॉ में देखो हमारे पास क्या था कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, वॉल्यूम के, और उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड प्रेशर। यहाँ से हमको बॉयल्स का सेकंड एक फार्मूला मिलता है या सेकंड डेफिनेशन मिलती है कि प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। अब देखो डेंसिटी का फार्मूला हमको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और बॉयल्स लॉ का फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू पी वी। यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम कैलकुलेट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, के अपॉन वी, पी मिल जाएगा यहाँ से, कांस्टेंट अपॉन प्रेशर। अब देखो वॉल्यूम के लिए मैंने फार्मूला क्या निकाला, के बाई पी, तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, के बाई पी, ये इज इक्वल टू एम बाई डी हो जाएगा, राइट है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूँ तो अगर मान लो ये प्रेशर है हमारे पास, यहाँ पे डेंसिटी है, अब इन्हीं दोनों का रिलेशन शो करना है मुझे, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं m अपॉन डी इंटू पी, या इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा हम लोग देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मास को मैं नीचे लेके आऊँ और प्रेशर को ऊपर लेके चला जाऊँ, तो ये फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये मास नीचे ले लूँ अगर यहाँ पे तो k बाई एम हो जाएगा और यहाँ पे हमको p बाई डी मिल जाएगा, ये फाइनली मिल जाएगा। अब इससे होता क्या है कि सपोज़ करो ये k तो कांस्टेंट ही है और यहाँ पे अगर मैंने मास को भी कांस्टेंट कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, मास को भी अगर मैंने कांस्टेंट कर दिया तो ये पूरा जो k बाई एम का रेशो है ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जैसे ही ये कांस्टेंट हो जाएगा तो ये p अपॉन डी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेशो में आ जाएंगे। अब सपोज़ करो कि इसको हम लोग एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं k बाई एम को, क्योंकि k ऑलरेडी कांस्टेंट है और मास को मैंने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है, तो एक सिंपल सा लाइन हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और इसको लिख लेंगे कि सपोज़ मास को हम लोग वी आर टेकिंग एज अ कांस्टेंट। तो ये फाइनली देखो हमको क्या बन के मिलेगा, तो ये इसका डेरिवेशन है यहाँ से। अब आगे अगर हम लोग देखें इसको तो देखो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको मैंने जस्ट क्या कर दिया था, थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया था। अब बेसिकली इसमें होगा क्या, के बाई एम को रेशो को इसको छोड़ दो, इससे हमको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे के बाई एम के रेशो को अगर मैंने अगर सपोज़ करो कोई कांस्टेंट ले लिया तो फिर ये आगे क्या मिलेगा हमको, ठीक है। जैसे मैंने बोला के बाई एम को हम लोग क्या ले रहे हैं, अगेन एक नया कांस्टेंट ले रहे हैं, क्योंकि मास को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग कि के बाई एम के रेशो को हम लोग एज अ कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं बाय टेकिंग मास कांस्टेंट। ये देखो पूरा फार्मूला ही चेंज हो जाएगा यहाँ पे, एट कांस्टेंट मास, जैसे मैं बात कर रहा था कि अगर मास को कांस्टेंट ले लिया जाए तो ये पूरा रेशो भी क्या हो जाएगा, के बाई एम का रेशो कांस्टेंट हो जाएगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग एक नया अगर कांस्टेंट लिख दूँ, सपोज़ करो मैं k1 लिख दूँ इसको नया कांस्टेंट, तो ये फार्मूला देखो कैसे चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, k1 इज इक्वल टू p बाई डी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये d इसके साथ चला जाएगा, मतलब p इज इक्वल टू k1 डी। अब देखो यहाँ से डायरेक्टली प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशन निकलता है, अगर मैं कांस्टेंट को हटाऊँ यहाँ से तो प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहीं से हमको फाइनली क्या मिल जाता है कि प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर।